नमस्कार। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मुलाकात इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे खास शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल किया है जो हम सभी लोगों के लिए असंभव सा महसूस होता है। आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं? और जब हम गहराई से उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो अपने आप को छोड़कर किसी और के जीवन को भी बेहतर बनाने के प्रयास करते हैं। उनका सिर्फ अपने प्रति नहीं मगर दूसरों के आसपास के लोगों के प्रति भी एक रुझान होता है कि उनकी बेहतरी के लिए भी हम कुछ कर सकें। आज हमारे साथ एक मुलाकात में एक ऐसे ही खास मेहमान हैं। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी डॉक्टर अर्चना देशमुख जी से, जो एक जाने माने सोशल वर्कर हैं और एक एमिनेंट सोशलाइट हैं और मुंबई से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने HIV के मरीजों के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम किया है और आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक सशक्त महिला होने के नाते सिर्फ खुद काम करना नहीं मगर दूसरों को भी इस काम में प्रेरित करना, उनकी भी भागीदारी इंश्योर करना कि इनके काम का हिस्सा रहा है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अर्चना जी से और जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा है। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है और जैसे एक मुलाकात में हम ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले विशेष अतिथियों से मुलाकात करते हैं, तो आज आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं अपने ऑडियंस से भी आपकी मुलाकात करवाने का मौका लेना चाहूँगा। पहले तो आपके जीवन में ये इंक्लिनेशन कैसा हुआ कि आप सोशल वर्क वगैरह करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि यूजुअली इंसान एक बेसिक लाइफ से शुरू करता है, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई घटनाएं होती हैं या फिर कोई इंस्पायर करता है, तब जाके हम लाइफ में कुछ हट के और कुछ अलग से करने के बारे में सोचते हैं। तो हमारे दोस्तों को ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप कहाँ से आते हैं, आपका परिवार कैसा रहा है, कैसी आपकी यात्रा रही है? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो ओम शांति। जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दे ही दिया है और मैं बता दूँ ये सोशल वर्क का जो मेरा जुनून है, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली मैं इंस्पायर हुई हूँ मेरे डैडी से। हुँ, हुँ। कहते हैं ना जीन्स में ही वो चीज़ आती है। जैसे आप जिस चीज़ का बीज बोओगे पेड़ वैसा ही लगेगा, फल वैसा ही आएगा। तो मेरे को ये सब चीज़ें जिसमें आई है फैमिली से मिली है, डैडी के थ्रू मिली है और अभी दिन पर दिन जैसे हम आगे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो किरण बेदी जैसे मैम वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मदर टेरेसा, ये झांसी की रानी, ये जितनी भी लेडीज़ें हैं महिलाएँ, मैं महिलाओं की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, दिल से इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं हैं? हमको ज़िंदगी तो एक बार ही मिली है, तो हम हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से क्यों ना उसको यूटिलाइज़ करें। अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी ज़िंदगी के आधे पन्ने अभी भी कोरे हैं, हुँ। तो वो कोरे पन्नों को क्यों ना हम इस खूबसूरत तरीके से कुछ इस तरीके से उसमें कुछ रंग भर दें, कुछ ऐसा लिख दें कि लोग हमसे इंस्पायर हो और हमारे बाद वो लोग ये सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। हुँ। जैसे क्या बचपन में आपके पिताजी से आपको ये शिक्षाएँ मिली कि हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें? क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि बच्चों में जब वो चीज़ डाली जाती है तो फिर वो जब वो बड़े होते जाते हैं तो वही चीज़ उनके लिए एक फाउंडेशन का भी काम करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा है? कैसे आपकी शिक्षाएँ मिली हैं आपको अपने पेरेंट्स से? जी, मेरा बचपन मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, हुँ, हुँ। एमपी और भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही ज़िंदा दिल लोग वहाँ रहते हैं और मेरे पेरेंट्स से हम लोगों को परवरिश ऐसी मिली है कि मेरे पेरेंट्स ने हम 3 भाई-बहन हैं, कभी तीनों में भेदभाव नहीं किया। कभी लड़का-लड़की का फ़र्क नहीं समझा। हम लोगों की स्कूलिंग बिल्कुल एक ही स्कूल में हुई है, एक ही लेवल पे हम लोगों को पूरा एजुकेशन मिला है। एवरीथिंग सब चीज़ हमको इक्वल मिली है, तो हमारी नज़र में आज हर एक इंसान इक्वल है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते और आगे आने वाली जनरेशन को भी मैं मेरे फैमिली में भी ये चीज़ बतलाती हूँ कि लड़का-लड़की भेदभाव करना नहीं है और हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है। हुँ।
तो वहाँ एक फाउंडेशन देखने को मिला कि भाई परिवार में भी सभी को एक समान देखना जी, है। जी। अब हम समाज सेवा की बात करते हैं। हम देखते हैं कि समाज सेवा के बहुत सारे आयाम हैं। अम, हम आपके बारे में जानते हैं कि आप पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करते हैं, ऑर्फनेजेस में काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में आपका जो सोशल वेलफेयर के एस्पेक्ट्स हैं उनमें आपकी भागीदारी है। अम, आप इतने सारे फील्ड्स में काम करने के बारे में आपने कैसे शुरुआत की? क्या आपकी पहले की शुरुआत क्या थी? और अभी किन चीज़ों पर आप फ़ोकस लेकर काम करते हैं? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स ने कभी हम लोगों में भेदभाव नहीं किया। हमको उच्च शिक्षा दी है, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, हर फील्ड में उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि ये कोर्स करो, ये नहीं करो। डैडी ने सब चीज़ खुद आगे ला-ला करके दिए, एक स्कूलिंग करी है। उसके बाद में मैंने एनसीसी का कोर्स किया एयर फ़ोर्स का। हुँ, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँ। मैं फाइटर पायलट बनना चाहती थी, बट अनफॉर्च्यूनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि मैं वो चीज़ में उतर नहीं पाई। फिर मैरिड लाइफ़ में हम लोग आ गए, उस गृहस्थ जीवन में मैं आ गई, तो फैमिली भी सब कुछ होती है, फैमिली के ऊपर भी फ़ोकस करना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग मैंने कैसे की, भोपाल से मैं आफ्टर मैरिज में मुंबई में आई। मुंबई में आने के बाद में अपने बच्चे को परवरिश वगैरह देने के साथ में ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ आती थी, बाढ़ वगैरह आती थी, तो उसमें हम हमारा सहयोग देते थे। बट एक दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये बाढ़ हुई, तूफ़ान हुआ, साइक्लोन हुआ, ये एवरीडे नहीं आते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हर रोज़ फ़ेस करना पड़ता है। जैसे मैं ओल्ड एज होम में देखा मैंने लोगों की कंडीशंस, फिर ऑर्फ़नेज में देखा, फिर स्पेशल किड्स और फिर कैंसर पेशेंट्स, एचआईवी पेशेंट, तो इन लोगों का दुःख मुझसे देखा नहीं जाता था। हुँ, चूँकि हालाँकि मैं आर्म में काम करना चाहती थी, डिफेंस लाइन में जाना चाहती थी, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। पर मन ही मन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा लाइफ़ जो है घर में बैठने के लिए नहीं है, मुझे कुछ समथिंग डिफरेंट करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सोना नहीं है। मुझे जो कुछ लेडीज़ है जो ऐसे गप्पे करती है, बैठती है, मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्यों ना हम अपने टाइम को, अब बच्चा भी बड़ा हो गया है, तो हम अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि वहाँ नहीं जा सके तो देश की सेवा किसी न किसी रूप में हम कर सकें। तो स्टार्टिंग थोड़ा-थोड़ा डोनेशन ये सब ड्राइव्स निकालना शुरू किया। बाद में फिर जब बाढ़ आई तो हम लोग सारा कलेक्शन करते थे और ट्रकों के थ्रू हम भिजवाते थे। अभी लास्ट टाइम मुंबई से पहला ट्रक सांगली के लिए महाड़ के लिए हमारा ही गया था, वहाँ से हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई थी तो। चूँकि जाते सभी लोग हैं, देते सभी लोग हैं, लेकिन उनको बहुत अर्जेंसी थी और वो वेट नहीं कर सकते थे किसी का, तो हुँ, मैं उस वक़्त मुंबई में नहीं थी, मैं उस वक़्त रायपुर में थी। मैंने वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए, मेरी छोटी-सी कम्युनिटी चलती है और मेरी कम्युनिटी में मैं बता दूँ, मैं ज़्यादा फ़ोकस लेडीज़ों पे करती हूँ, पूरी लेडीज़ से है और ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न महिलाएँ हैं। हुँ, वो महिलाएँ जिन्होंने हमारे जैसे ही पूरी ज़िंदगी घर में पति, बच्चा, फैमिली को दे दी, उसके बाद में उनकी क्वालिफ़िकेशन का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है और वो बन के रह गई है। मेरी एक छोटी-सी कम्युनिटी चलती है दरियादिल मुंबई करके नाम से, जिसमें सारी लेडीज़ें हैं, कोई भी जेंट्स नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ब्रह्मा कुमारीज़ में पूरी महिलाओं का संगठन है, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वाली बात है कि मुझे प्राउड होता है कि जब मैं इतनी छोटी-सी कम्युनिटी स्टार्ट कर सकती हूँ, तो इन लोगों ने इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे चला रहे हैं और वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। सो मेरी कम्युनिटी में सीनियर सिटीज़न्स ज़्यादा है और वो लेडीज़ है जो बाहर निकलना चाहती है, जो किसी को हेल्प करना चाहती है, साथ में मतलब फैमिली वालों के पास टाइम नहीं रहता है और वो ये चाहती है कि हम भी किसी गरीब की मदद करें। कभी-कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में फिज़िकली भी हम उनको साथ में रखते हैं और बीच क्लीन अप के लिए जाते हैं, कभी प्लांटेशन के लिए जाते हैं, तो साथ में गैदरिंग भी होती है और उनका अच्छा टाइम भी स्पेंड होता है। तो ऐसे करके हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, डेली मुझे कॉल्स आते हैं, कभी कोई बोलता है ब्लड डोनेशन के लिए हमको इतने यूनिट्स ब्लड चाहिए, कोई बोलता प्लांटेशन करिए, कोई बोलता बीच क्लीन अप करिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब में मेरे टीम के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ये बात कही जाती है कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जी,
और जब भी हम कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ये स्वाभाविक ही है कि लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ मिलते भी हैं बिल्कुल। और सबके सहयोग से ये सुखमय संसार बनता है। आपके काम के बारे में जो आज जो मेन फोकस है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। नेचुरली ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। हुँ। मैं ये भी पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप एनिमल वेलफेयर पर भी काम करते हैं। उसके बारे में हमारे साथियों को थोड़ा बताएँ। जी, बिल्कुल। एनिमल वेलफेयर के ऊपर हमारा अभी मेन प्रोजेक्ट चल रहा है काऊ सर्जरी को लेकर के। हुँ, चूँकि इंडिया में गाय एक देवता तुल्य स्थान प्राप्त करी हुई है, उनके अंदर कितने देवी-देवताओं का वास कहते हैं सब। तो हम लोगों का मेन फ़ोकस प्लास्टिक बंदी के ऊपर भी हमने काम किया है। तो हम गायों का, बैल का जो नॉर्मली घूम के क्या होता है, कभी एक्सीडेंटल होते हैं, उनके कइयों के पैर टूट जाते हैं, कइयों के सींग टूट जाते हैं, कइयों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है और वो चारा खा के मतलब उनको तो समझता नहीं है, ये प्लास्टिक्स लोग फेंक देते हैं, नॉट बना के, पुड़िया बना के। तो गाय और इस जो बेज़ुबान जानवर है, वो सब कंज़्यूम कर लेते हैं। तो उनके एक स्टेज वो आती है, जब वो चारा खाना बंद कर देते हैं। हुँ, उस कंडीशन में उनका सर्जरी करना पड़ता है। एक सर्जरी करीब अराउंड 2 घंटे चलती है और एक सर्जरी में 45 टू 50 केजी वेस्टेज निकाला जाता है। उसमें कई प्रकार की कीलें, ब्लेड्स, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स ये सब निकलता है और उसके बाद में सक्सेसफुल होने के बाद में 1-2 दिन में वो नॉर्मल उस रूटीन में आ जाती है। हुँ, तो एक प्रकार से कहा जाए तो उनको एक नया जीवन दान दिया जा रहा है। हुँ। ये जब आप बात शेयर करते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे ऊपर, जो समाज के लोगों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हम भी समझें कि हमारी जो छोटी-सी गलतियाँ हैं, बिल्कुल। वो कितने जीवों को कष्ट पहुँचा सकती हैं। और प्लास्टिक के प्रति हम सभी सजग हैं, मगर फिर भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बेझिझक प्लास्टिक खरीद लेते हैं और बेझिझक हम जहाँ-तहाँ फेंक भी देते हैं और इससे कितना बड़ा नुकसान होता यही बात हम सभी पब्लिक में अवेयरनेस के रूप में फैला रहे हैं, पेपर्स वगैरह में भी देते हैं, सोशल साइट्स पे भी काफ़ी डाल रहे हैं कि हमारी एक गलती का रिज़ल्ट ये होता है बेजुबान जानवर के ऊपर क्या गुज़रती है बिकॉज़ प्लास्टिक सालों-साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, ना खरीदें, कपड़े का यूज़ करें, कागज़ का यूज़ करें। प्लास्टिक बंदी के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी एक्शन्स लिए हैं। ये सब हमें अब घरों-घर हमें इस चीज़ को समझना है। हमको ये चीज़ पे पहल करनी है कि हमें वो चीज़ टोटली स्टॉप करनी है। है। ये तो बिल्कुल समझदारी की बात है कि हमें अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है कि हम समझ के चलें कि हमें क्या करना है। जी। अब एक और पहलू है, जो आप अभी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बता रहे थे कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य काम समाज के लोगों में आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाना है। अ, आप क्या समझते हैं कि क्या आज के इस फास्ट मूविंग लाइफ में, एक मॉडर्न एज में हम रहते हैं ऐसा हम समझते हैं, ऐसे एक समय में क्या आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की कोई अहमियत है? उसकी क्या स्थान है आज की दुनिया में? आप क्या देखते हैं उस चीज़ को? एक्चुअली मेरा यहाँ पर फर्स्ट विज़िट है और यहाँ आकर के मुझे जो पॉज़िटिविटी आई है, जो फीलिंग आई है, हैप्पीनेस, पीस जितना मिला है माइंड को वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती और मैं मेरे जितने भी कनेक्टेड पर्सन्स हैं, मैं सभी को बोलूँगी एक विज़िट ज़रूर करें अपने लाइफ़ में। आप लोग बाहर इतनी जगह घूमने जाते हो, एक पॉइंट ये भी रखें अपने डेस्टिनेशन का कि यस हमें यहाँ जाना है। भले घूमने के हिसाब से आइए, वो सोच के आइए लेकिन एक बार ज़रूर जाइए। इतनी मतलब इतना पीस और इतनी सादगी और इतना यहाँ का एटमॉस्फियर, पेड़-पौधे, हरियाली देख कर के, बहनों और भाइयों के व्यवहार देख कर के इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है, लग नहीं रहा है कि हम कोई नई जगह आए हैं। टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे लड़की अपने मायके जाती है, तो कैसा अपनापन लगता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उठ रहे, बैठ रहे, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। वही प्यार, वही अपनापन मुझे यहाँ महसूस हो रहा है और सभी बहनों का साथ, उनका व्यवहार दिल को छू जाता है। हुँ, बहुत अच्छा और उनकी जो व्हाइट कलर के जो कपड़े हैं, वो जो पीस और जो सादगी संदेश देते हैं,
इट्स वाज ऑसम। बिल्कुल ये चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पर आप ये चीज़ देखते हैं। मगर बहुत बार ये देखते हैं कि लोग स्पिरिचुअलिटी को जब देखते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बूढ़ों के लिए है, या लोग अक्सर ये भी कह देते हैं कि भाई ये आज के ज़माने की बात नहीं है, ये तो पुरातन लोगों का चिंतन जी, है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेडिटेशन और योगा हर एक इंसान के ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनना ही चाहिए और बना लेना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि आज की इतनी स्ट्रेस वाली लाइफ़ में, इतनी भागदौड़ वाली लाइफ़ में, हर घर में, हर इंसान को, चाहे वो छोटा बच्चा स्कूल गोइंग हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न बेडरिटन हो, हर इंसान को टेंशन है, हर इंसान को स्ट्रेस है। तो मेडिटेशन बहुत हद तक उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकालने में सहयोग देता है, अपना रोल अदा करता है। और योग किसी भी रूप में करो, आप डांसिंग के रूप में करो या सिंपली स्ट्रेचिंग करो, कुछ भी करो, ये आपके बॉडी के लिए एक बहुत रामबाण साबित होता है। तो एज़ अ फिज़िकल फ़िटनेस में तो सभी को ये बोलती हूँ योगा भी करना चाहिए। हम लोग रनिंग्स भी करते हैं, साइक्लिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में आज सुबह साइक्लिंग भी करी, उसका भी आनंद लिया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग इन सब बातों के प्रति सजग होते जा रहे हैं कि उन्हें अपने फिज़िकल फ़िटनेस पे भी ध्यान देना है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी लोगों का ध्यान गया है कि हम मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करें। और लोग स्पिरिचुअलिटी को आज अपनाने भी लगे हैं। आपका पर्सनल अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि आपने भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखे हैं। और जहाँ पर आप समाज सेवा का कार्य करती हैं, ये कोई हैप्पी सिचुएशंस नहीं है वर्क करने के लिए। तो इन सभी चैलेंजेस को आप कैसे डील करते हैं? आप अपनी मनोस्थिति को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएँ। जी, बहुत ही आपने हार्ट टचिंग क्वेश्चन किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हालाँकि मैं ये वर्क पिछले 13-14 साल से कंटिन्यू करते आ रही हूँ। पहले मैं अकेली चली थी, चुपचाप करती थी, क्योंकि जैसे कई लोगों की सोचना, धारणाएँ ऐसी रहती है कि कोई चीज़ शो नहीं करना चाहिए। हुँ, आप किसी को दान दीजिए, राइट हैंड से दीजिए तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ किया है, आपने कुछ दिया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरी थिंकिंग, मेरा लॉजिक अलग है। मैंने जब बाहर पब्लिक में देखा ये सब चीज़ें, नहीं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक आदमी के बस का नहीं है उनकी दुःख दूर करना या उनकी हेल्प करना। तो आजकल जो सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म आया, ये हमको बहुत सपोर्ट कर रहा, बहुत हेल्प कर रहा है। हम लोग ग्रुप बना के चलते हैं। एक आदमी कितनी मदद करेगा? 1000, 2000, 5000, 10,000, बस इससे ऊपर और क्या-क्या 5000, 10,000 में वो आदमी की हेल्प हो सकती है? क्या उसकी गरीबी मिट सकती है? क्या उसका ऑपरेशन हो सकता है? क्या उसकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी लोग कलेक्शन करते हैं, जिसको जितना देना है वो मिल के सब जा कर के करके आते हैं। और वो चीज़ फिर हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी डालते हैं, ताकि लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस आए, जगे और उनके पास तक, नीडी पर्सन तक और भी जगह-जगह से मदद पहुँच सके। तो लेकिन हमारे इस काम में रुकावटें भी बहुत आ रही है, हुँ, बहुत प्रकार से रुकावटें आ रही है। कई लोग सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ये शो ऑफ हो रहा है, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन हम वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो चीज़ हमको और मोटिवेट करती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ती जाती है। बस ये समझिए आप, आए दिन हमारे पास नए-नए केसेस आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, और हम लोग कभी भी 24 घंटे तैयार हैं सबकी मदद करने के लिए और कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वो लाइनें हैं, "যদি তোর ডাক শুনে कोई ना आशे, तबे একলা चलो रे।" कि कोई कैसा भी कहता रहे, जी। अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो अकेले भी क्यों न सही आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिर में मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आप ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में यहाँ आना हुआ आपका और आपने शेयर की कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखी। कोई ऐसी चीज़ या कुछ 2-3 बातें ऐसी जो आपने यहाँ देखी, जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आप अपने साथ ले जा रहे हों? ऐसे कोई आपके अनुभव हो तो आप हमारे दोस्तों को बताएँ। जी, बिल्कुल, मेरा फर्स्ट विज़िट है और आज मेरा दूसरा ही दिन है। दूसरे दिन में मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट कर ली है। हमने ज़ुम्बा किया, हमने मेडिटेशंस किए, हमने
बहुत सारे स्टूडियोज़ देखे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ की क्लीनिंग देखी है। हर एक चीज़ इतनी अच्छी है ना कि कोई चीज़ में आप कमी और नुस्ख़ निकाल ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा इनकी सादगी, पीस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी लोगों को अभी एक ग्रुप बनाऊँगी और राजयोग का हम लोग कोर्स डेफ़िनेटली करेंगे, डेफ़िनेटली इससे जुड़ेंगे। बिल्कुल। जाते-जाते हमारे देखने वाले दोस्त हैं, जो आपके लाइफ़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने हमारे सामने साझा किया। सोशल वर्क से रिलेटेड हो या आपकी स्पिरिचुअलिटी पर आपका टेक है और ब्रह्मा कुमारी से आप क्या इंस्पिरेशंस लेते हैं। अगर आप उनको कुछ 2-3 चीज़ें एक मैसेज के रूप में देना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ से उनको समाज की सेवा के लिए या फिर इस धरती को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अगर कुछ करना हो, तो ऐसे कुछ 2-3 मैसेजेस आपके हों तो आप ज़रूर शेयर करें। जी, अवश्य। मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आपके पास भगवान ने इतना खूबसूरत शरीर दिया है, वो शरीर हमारा मंदिर है, आत्मा हमारा भगवान है। सबसे पहले तो हमें हमारे शरीर और भगवान की रक्षा करनी है। एक्सरसाइज़ करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आप फिट, आपकी फैमिली फिट। जब आप फिट रहोगे तो ही आप बाहर निकल के काम कर पाओगे। काम करने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे फ़ील्ड्स है। आपकी सहूलियत के हिसाब से, आप आपके लेवल के हिसाब से, आप किस फ़ील्ड को इंटरेस्ट रखते हो, उस फ़ील्ड के हिसाब से आप उसमें उतरिए, करिए। मेडिटेशन भी ज़रूर करिए, योगा भी करिए, प्लांटेशन कर सकते हो आप, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए। कोई भी इंसान कर सकता है, ईज़िली कर सकता है। आप घर में लगाएँ, आपके सोसाइटीज़ में लगाएँ, जंगलों में जाकर लगाएँ। आपने देखे होंगे कि समर सीज़न में हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो फ्रूट हुआ, दूसरे फ्रूट्स हुए। तो उसके भी सीड हम लोगों का एक काम है कि वो सीड्स को हम लोग अच्छी तरीके से धो के, धूप में सुखा करके, फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रेन से उसको थ्रो आउट कर दीजिए। वहाँ पर भी फ्रूट्स के पेड़ लग जाएँगे। तो एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, वो एनिमल्स भी खाएँगे। साथ के साथ प्लास्टिक टोटली बंद करिए और बहुत सारे ऐसे काम हैं, अनगिनत काम हैं। जैसे कहीं फ्लड आता है तो उसमें आप अपना सपोर्ट दीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए और अपनी ज़िंदगी की किताब को खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत स्टोरी से प्लीज़ भरते रहिए। वाह! कितनी खूबसूरत बात है और आपने ये बहुत ही सुंदर सा मैसेज हमारे दोस्तों के लिए भी दिया है। आज डॉक्टर अर्चना जी आपसे बात करते हुए सवाल तो और भी हैं, जी, मगर घड़ी इशारा देती है कि जी, यहाँ जी, पर एक मुलाकात में विराम लेना होगा जी। और मैं यही कामनाएँ रखता हूँ आपके लिए कि ये आपकी जो पहली मीटिंग रही है, ये पहला ना हो, आप बार-बार आएँ और ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के साथ और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ आपका संबंध यूँ ही बना रहे, जी, ऐसी शुभ जैसे मैंने आशाएँ हैं। आपको बोला कि मुझे तो मायके की फीलिंग हो रही है, जी, तो अभी मेरा सिलसिला चालू हो गया है और ये नॉन स्टॉप रहेगा और नेक्स्ट विज़िट में मैं अकेली नहीं, मैं मेरे पूरे ग्रुप के साथ आऊँगी। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप आए और आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की जी, और जैसे आपने कहा कि ये जो ज़िंदा-दिली है, ये इंसान को ख़ास बनाती है और आपके अंदर वो चीज़ सुनते हुए, आपके स्टोरीज़ को महसूस करते हुए ये चीज़ देखने में आ ही रही है और बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप एक मुलाकात में आए। नमस्कार। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अर्चना जी से और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण लोगों को लगता है कि हाँ, उनका काम ही ये है और वो तो समाज सेवा करते ही हैं। मगर हर एक इंसान के जीवन में कहीं न कहीं कुछ शुरुआत होती है, कुछ अलग करने की। वरना हम सभी अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मगर दुनिया के बाहर भी अगर हम देखें कि अपने घर के बाहर भी एक दुनिया है और वहाँ पर भी हमारी मदद की ज़रूरत है। वहाँ पर भी हमें कुछ करने के लिए कुछ ऐसे आयाम हैं जहाँ पर हम सभी एक दूसरे का हाथ बटाकर एक बेहतर काम कर सकते हैं। आज अर्चना जी की कहानी से यही चीज़ हमने भी सुनी। आज की एक मुलाकात में बस इतना ही। फिर अगली एक मुलाकात में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।